विजय, यहाँ पर कर्नाटक की भी अगर हम बात करें, देखिए 52% पिछड़ी जाति जो आबादी है, 3 करोड़ 26 लाख के करीब जो वोटर्स हैं, 52% पिछड़ी जाति से आते हैं। और कर्नाटक क्योंकि सटा हुआ है और डीके शिव कुमार को मैनेजमेंट का जिम्मा और सिद्धरमैया को पिछड़ी जाति को साधना, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं, उनका दलित होना और अमित शाह का यहाँ तक कहना कि भाई अगर बीजेपी जीतती है तो पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये पिछड़ी जाति को कौन साध रहा है ज्यादा, वही चुनावी नतीजा तय होगा वहीं पर। बात बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि जो पिछड़ी जाति है, ओबीसी जो है खासतौर से, वो इसमें असर डालेगा। हैदराबाद और तेलंगाना के चुनाव को देखें तो इसमें हम क्या करते, जैसे आपने शुरू में किया, हमें जितनी नाराज़गी आपने जाहिर की वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग चुनाव कैसे देखते हैं? चुनाव को पहला इशू हम देखते हैं सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, या वो सरकार बचा सकते हैं, तो उसमें बीआरएस आती है, और दूसरी पार्टी उसको कौन टक्कर दे रही है। तो मैं संजय जी की इस बात से सहमत हूँ कि हम लोग गलत तरीके से देख रहे थे। मैं कांग्रेस को दूसरे नंबर की पार्टी मान रहा था। एक प्रोपेगेंडा, एक माहौल बीजेपी की तरफ से ये बनाया गया कि वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर वहाँ पर है। तो इस चुनाव में 2 बड़े इशू रहे, एक हैं जो मैं समझता हूँ, एक है कांग्रेस, दूसरे है मुस्लिम, और तीसरा है पिछड़ी जाति। कांग्रेस इसलिए क्योंकि मैं ये पूरा चुनाव ही कांग्रेस का चुनाव मानता हूँ। कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी जो है उसकी लड़ाई भी कांग्रेस से है, वो कांग्रेस को हराना चाहती है। हाँ। और बीआरएस भी कांग्रेस को हराना चाहती है। तो ये चुनाव बीआरएस का चुनाव नहीं, कांग्रेस का चुनाव के तौर पर मैं देखता हूं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उसका बड़ा दुश्मन कांग्रेस होगा। यदि तेलंगाना वो जीत गए तो आगे 2024 तक के जो 6 महीने हैं वो उनके लिए बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं, बड़ी ताकत के तौर पर। प्रधानमंत्री का खुद ये कहना कि कांग्रेस के लिए वोट का मतलब बीआरएस और भ्रष्टाचार के लिए वोट है। जी, बीआरएस पे निशाना नहीं साध रहे हैं, कांग्रेस पर साध रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस का चुनाव है। हाँ। दूसरा, मुस्लिम को यदि हम देखें तो बीआरएस और एमआईएम के पास मुस्लिम वोटर है मोटे तौर पर, वो पूरा वोट शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि हैदराबाद को अगर हम छोड़ दें, हैदराबाद की 8-9 सीटों को, और वो 9 ही सीटों पर उम्मीदवार खड़े करना एआईएमआईएम का, तो वो जो आरोप प्रत्यारोप है उनको और बल मिल जाता है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि तेलंगाना में एमआईएम की जो सीटें हैं, यदि उनको छोड़ दूं, मैं मान लूं कि एमआईएम के सारी सीटों पर मुस्लिम उनको वोट करेगा, तो उसके अलावा सब जगह पर तेलंगाना में मुस्लिम वोटर बीआरएस की बजाय मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ जाएगा। तो ये एक कांग्रेस की बड़ी ताकत हो गई। तीसरी ताकत जो पिछड़े वाला आपने जिक्र किया, वो कर्नाटक से सीधा होता हुआ आता है। एक तो कर्नाटक की जीत से ही कांग्रेस को ताकत मिली, फिर खड़गे साहब की ताकत वहां पर जुड़ गई, और दलित जो है और पिछड़ा जो है वो उसकी एक ताकत बनकर आया। खड़गे साहब भी उसमें बड़ी सटे हुए राज्य हैं। हाँ, पूरा का पूरा हैदराबाद, ये थोड़ा की लाइन खींच दी तो मानसिकता बदल जाएगी। हैदराबाद, हाँ वो तो लाइन खींच दी गई ना, तो हैदराबाद कर्नाटका जिसको हम पहले बोलते थे, कल्याण कर्नाटका आजकल बोलते हैं, तो वो पूरा असर दिखाई दे रहा है। तो इस इलेक्शन को यदि हम कांग्रेस के नजरिए से देखेंगे तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों बड़ी पार्टियां बीआरएस और बीजेपी कांग्रेस को हराना चाहती है। यहां अभी लड़ाई बीआरएस को हराने की नहीं हो रही है, कांग्रेस को हराने की हो रही है। अब कांग्रेस को कौन ज्यादा ताकत से हरा सकता है, वो इस चुनाव को ज्यादा बेहतर तरीके से तय कर पाएगा। और उसमें पिछड़ी जाति के लोग, मुसलमान, दोनों लोग, मुस्लिम वोटर। आपने पिछड़ी जाति की बात की, मुसलमान का भी जिक्र किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।